Hello students, welcome to Chahal Academy. Today we are going to discuss about the current issue which is currently being witnessed in the entire northern belt of India, or we can say that in entire region of India almost approximately, and that is heat wave. So first we need to know about what is heat wave. So heat wave है क्या? करंटली आप देख रहे होंगे कि नॉर्मल से बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर हमें फील करने को मिल रहा है एंड उसका प्रॉब्लम इतना बड़ा आज के डेट में हो चुका है कि आप अब एक साइकिल के अंदर चले गए मींस अब यहां से वापस होना अपने आप में एक सबसे चैलेंजिंग टास्क हो गया। क्यों? बिकॉज फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ये एक रियल फेनोमेना हो चुका है। नतीजा, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हीट वेव है क्या। नाउ हीट वेव जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि यहाँ डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ में। तो समर के टाइम में हमारे यहाँ आईएमडी दैट इज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक थ्रेशोल्ड के मुताबिक ये तय करता है कि कब हम हीट वेव डिक्लेयर कर सकते हैं एंड दैट थ्रेशोल्ड इज कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर से लगभग 4.5 डिग्री टू 6.4 डिग्री सेल्सियस का डिपार्चर हो जाए, यानी उतना ज्यादा हो जाए अगर नॉर्मल टेम्परेचर से, तब इसे हीट वेव डिक्लेयर किया जा सकता है। तब के समय में जब ये लगभग 2 दिनों तक लगातार देखने को मिले। लेकिन ये डिफरेंट रीजन के लिए अलग है, अलग अलग एरियाज के लिए अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये प्लेन एरिया में है और वहां टेम्परेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 टू 6.4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिपार्चर हो जाता है और वो लगभग 2 दिनों तक रहता है, तब आईएमडी उस कंडीशन में एंटायर रीजन में जो प्लेन का एरिया है जहां जहां ये विटनेस किया जा रहा है वहां हीट वेव डिक्लेयर कर सकता है। जबकि कोस्टल एरिया के लिए यही टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस और हिली एरियाज के लिए 30 डिग्री सेल्सियस। अब ये देख के लग रहा होगा कि अलग अलग रीजन के लिए अलग अलग टेम्परेचर क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज प्लेन के लिए सूटेबल टेम्परेचर यहां तक हो सकता है, तो वही कोस्टल एरिया के लिए ड्यू टू ह्यूमिडिटी, बिकॉज कोस्टल एरियाज में सी के होने के कारण या ओशन के होने के कारण ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी उसके साथ जुड़ जाता है और ऐसे में ये देखने में टेम्परेचर कम लग रहा होगा बट ह्यूमिडिटी के कारण फील्स लाइक टेम्परेचर, जो आप देखते होंगे मोबाइल में भी आपको वेदर कंडीशन जब दिखाया जाता है तो वो फील्स लाइक टेम्परेचर एक्चुअल 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। तो इवन ये प्लेन के कंपैरिजन में कम टेम्परेचर है कोस्टल एरिया में, पर उतना ही टेम्परेचर एक्चुअली में एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए घातक हो सकता है। प्लस में ह्यूमिडिटी का फैक्टर इतना ज्यादा डोमिनेंट यहाँ पे होता है कि आप अगर देखो तो मोबाइल में भी दिखाएगा 34 डिग्री सेल्सियस फील्स लाइक 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस या 41 डिग्री सेल्सियस, ये वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। जबकि एक्चुअल टेम्परेचर थर्मामीटर में दिखा सकता है 37 डिग्री सेल्सियस एंड हिली एरियाज के लिए यही 30 डिग्री सेल्सियस से अगर नॉर्मल टेम्परेचर अगर इसको कंसीडर किया जाए और इससे अगर ज्यादा हो जाए 4 डिग्री 6.4 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो जाए, तो वैसे कंडीशन में हिली एरियाज में हम हीट वेव डिक्लेयर करते हैं। एक्चुअली में आईएमडी डिक्लेयर करता है, कंसर्न्ड अथॉरिटी इज इंडियाज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब इसका लॉस क्या है? हीट वेव इतना बड़ा इशू क्यों हो रहा है? बिकॉज पिछले कुछ सालों में लगातार ये जो हीट वेव की समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है और ये समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जिसके कारण जिसे हम पहले एक्चुअली में नॉर्मल मानते थे अब वो एक एबनॉर्मल एक्टिविटी में तब्दील हो गया है। एंड अनफॉर्चुनेटली कह सकते हैं या फिर एक फैक्ट ये भी है इससे रिलेटेड कि हीट वेव आज भी इंडिया में नोटिफाइड डिजास्टर के कैटेगरी में नहीं आता। हीट वेव इज नॉट अंडर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ डिजास्टर, ये नोटिफाइड डिजास्टर के कैटेगरी में नहीं आता। अब ऐसा होने से क्या होता है? बेसिकली अगर कोई भी कैलामिटी या कोई भी फेनोमेना नोटिफाइड डिजास्टर के कैटेगरी में अगर नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास में
बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी रहती है उससे टैकल करने के लिए फाइनेंशियल किसी भी तरीके का मेजर लेने में, बहुत ही लिमिटेड ही अपॉर्चुनिटी रहती है। यानी फंड का क्रंच बहुत रहता है ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, और ऐसे में अगर ये नोटिफाइड डिजास्टर के कैटेगरी में नहीं है तो उसको सेंटर का कोई भी सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं मिल पाता। सो इसीलिए ये डिमांड है आज के डेट में स्टेट गवर्नमेंट का, बिकॉज हीट वेव इज रियलिटी नाउ। इतना फ्रीक्वेंट हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर नाउ अनेबल टू कोप विद इट। इससे टैकल करना उनके लिए आसान नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी एक डिमांड रहता है कि इसको एक नोटिफाइड डिजास्टर के अंडर में डालना चाहिए। अब इसमें कुछ फैक्ट्स आपको आपको जान के आश्चर्य होगा कि WHO के एक डेटा के मुताबिक ईच एंड एवरी ईयर, लगभग लगभग हर साल आप मान के चलिए कि लगभग ग्लोबली 5 लाख लोगों का डेथ होता है। अप्रोक्सीमेटली इट इज 4,89,000 के आसपास, जो कि डेटा कहता है, ऑफिशियल डेटा कहता है। अनऑफिशियली आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि कितना ज्यादा लोग इससे अपना जान गंवा रहे हैं। ऐसा इसलिए बिकॉज दोपहर के कड़ी धूप के कारण जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो सबसे बड़ी समस्या आती है पुअर सेक्शन के पीपल के साथ, सबसे बड़ी समस्या होती है गिग वर्कर्स के साथ। आप जानते होंगे कि आजकल ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें काम करने वाले हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोग हैं जिनका जीविकोपार्जन ही, जिनका की लाइवलीहुड ही चलता है उसी के माध्यम से। अब आप इमेजिन करिए कि आप कोई ऑर्डर कर रहे हैं फूड को और उसको डिलीवरी देने वाला आदमी उतनी कड़ी धूप में आ रहा है, उसके शरीर पे उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा या नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। जैसे धूप के कारण बॉडी में डिहाइड्रेशन होना एक नॉर्मल प्रॉब्लम, इस सब के कारण स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज। लेकिन आज के डेट में इंटेंसिटी हीट वेव की इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब ये कंडीशन नॉर्मल नहीं रह गया है, इतना ज्यादा एबनॉर्मल हो चुका है कि इसके कारण आपको जान के आश्चर्य होगा कि हीट स्ट्रोक जैसी भी समस्याएं होती हैं। एंड जिसके कारण ऑफिशियल आंकड़ा तो बहुत ही कम कहता है कि डेथ होता है, बिकॉज हमारे यहाँ ऑफिशियली किसी भी चीज को इस तरीके से डिस्क्राइब नहीं किया जाता। हेल्थ रीजन से उसको दिखा दिया जाएगा कि डेथ हुआ है, हालांकि उसका डायरेक्ट रिलेशन है आज के हीट वेव के साथ में। नतीजा ये है कि अनऑफिशियली अगर आप कंसीडर करके चले, मान के चले, तो हर साल लाखों लोग मारे जा रहे हैं इसकी वजह से। और न केवल लाखों लोग मारे जा रहे हैं बल्कि लाखों लोग और करोड़ों लोग इसके कारण एक स्ट्रेसफुल लाइफ जीने को मजबूर है। फॉर एग्जाम्पल, इसी हीट वेव के कारण बहुत बड़ी सोसाइटी का एक सेक्शन जो है वो आज के डेट में मेंटल कंडीशन से भी जूझ रहा होता है। सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस कौन है? प्रेग्नेंट लेडी, चिल्ड्रेन और जो गिग वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स हैं। अब इसमें कुछ एरियाज है जो कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल में से एक है। कुछ डेटा के साथ में मैं जैसे बता रहा हूं कि क्या हिस्टोरिकल इसका ट्रेंड रहा है। 1998 वन ऑफ द डेडलीस्ट ऑन रिकॉर्ड, ओवर 2500 डेथ, ये 2500 डेथ ऑफिशियल आंकड़ा दिया हुआ है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हकीकत में ये आंकड़ा और ज्यादा हो सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस ये रहते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ही केवल ये इतना डेथ दिखाया है। टेम्परेचर हिट 45 डिग्री सेल्सियस इन तेलंगाना, और जिसके कारण 2500 से ज्यादा लोग 2015 में डेथ के शिकार हुए। उसके बाद 2022 के बारे में, इंडिया हॉटेस्ट मार्च इन 122 ईयर्स। ये ट्रेंड बता रहा है कि 1998 से 2015 में ये बदलाव हुआ। 2022 आते आते 122 साल का सबसे गर्म मार्च का महीना देखा गया इन द ईयर 2022। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देयर इज अ कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड इन द हीट वेव कंडीशन, कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल कौन है? एक्चुअली में हम ह्यूमनिटी ही, हम ह्यूमंस ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। क्यों? बिकॉज आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमने सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया है, हमने सबसे ज्यादा एक्चुअली में कंक्रीट के जंगल बनाए हैं बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। और नतीजा क्या है? हमारे सामने है कि इस अर्बनाइजेशन के कारण देयर इज अ टर्म कॉल्ड अर्बन हीट आइलैंड, जो आप सुनोगे, अर्बन हीट आइलैंड। मतलब आप देखोगे कि अर्बन एरियाज में जो भी रूरल एरियाज हैं, कंट्री साइड एरियाज हैं, उसके कंपैरिजन में लगभग 5 to 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। का मतलब है अगर आप दिल्ली में हैं
तो उसके कंट्री साइड एरिया में, उसके रूरल एरिया के कंपैरिजन में लगभग टेम्परेचर 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है, कंक्रीट के जंगल के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण। इस सब के कारण, हीट वेव के कारण, देयर इज अनदर प्रॉब्लम कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे जो एग्रीकल्चर के पैटर्न है उसमें डिफरेंट चैलेंजेस देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ ड्रॉट लाइक कंडीशन और ड्रॉट, या एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, टोटल प्रोडक्शन में बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। सो डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, अर्बन हीट आइलैंड एंड एटमॉस्फेरिक पैटर्न्स, these are responsible factors for heat wave. इसके अलावा अब आप देखिए कि इसका क्या फर्क पड़ता है, क्या वल्नरेबिलिटी से रिलेटेड डेटा है। राजस्थान में 50.6 डिग्री सेल्सियस 2016 में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर, विच इज इंडियाज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, ऑफिशियल टेम्परेचर। वल्नरेबल एरियाज कौन कौन से हैं? ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट के इलाके जैसे कि राजस्थान और पंजाब, उसके बाद सेंट्रल इलाके जैसे कि एमपी एंड यूपी, और करंटली आपको जान के आश्चर्य होगा कि 100 वार्मेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड में से, केवल 100 वार्मेस्ट सिटी में से लगभग 98 केवल और केवल इंडिया में, 98 केवल और केवल इंडिया में है। दिस इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू शो द रियलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, एंड ये सबसे बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। ईस्ट में इंडिया का कौन सा इलाका है जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है? उड़ीसा एंड बिहार, जो कि ह्यूमिडिटी के लिए जाना जाता है। एज वी ऑल नो कि उड़ीसा कोस्टल एरिया है, बिहार में भी ह्यूमिडिटी का फैक्टर बहुत ज्यादा है, डोमिनेंट। साउथ में तेलंगाना, आंध्रा, ऑब्वियसली कोस्टल एरिया है, जहां टेम्परेचर हमको लगभग देखने को आजकल मिल रहा है ये, जबकि कोस्टल एरियाज में इतना टेम्परेचर बहुत ज्यादा माना जाता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए एक स्टडी ये कहती है कि हकीकत में 31 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर अनबियरेबल में आता है। क्या मतलब है? इससे बाद भी हम बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस करना शुरू कर देते हैं, हमारा रेस्पिरेशन बहुत फास्ट होना शुरू हो जाता है, जबकि हमारे यहाँ टेम्परेचर कितना देखने को मिल रहा है? 40 टू 43 डिग्री सेल्सियस। कोस्टल एरियाज में 35 टू 38 डिग्री सेल्सियस इन केरला एंड गोवा। सो दिस इज वल्नरेबिलिटी ऑफ हीट वेव इन इंडिया। अब इसके अलावा देखिए ह्यूमन इंपैक्ट या हेल्थ पे क्या इशू देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हार्ट स्ट्रोक जैसे, यानी कि हार्ट अटैक जैसी भी समस्याएं देखने को मिल रही है, डिहाइड्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेस, एल्डरली, चिल्ड्रेन एंड आउटडोर वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्यों? इस हीट वेव के कारण बहुत लंबे समय तक के लिए बहुत सारे चिल्ड्रंस को हम एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, बिकॉज मजबूरन हमको स्कूलों को बंद करना पड़ता है। इसके अलावा लाइवलीहुड लॉस है, जैसे आउटडोर वर्कर्स लूज अप टू 15 टू 20% ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। यानी आदमी अगर 8 घंटे जॉब कर सकता था, 8 घंटे काम कर सकता था, तो 20% यानी 5 से 6 घंटे ही जॉब कर पाएगा। इतना लॉस है उसका। का मतलब है कि उसका टोटल जो लेबर है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जिस आदमी का इनकम 1000 रुपए पर डे का हो सकता है, वो घट के हो सकता है 700 हो जाए, 800 हो जाए, 600 हो जाए, इतना भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना ज्यादा हीट वेव होता है। इसका मतलब है कि उसका खुद का भी लाइवलीहुड बहुत ज्यादा आगे जाकर के चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब इसके बाद फिर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्रोनिक हीट स्ट्रेस ड्राइव्स रूरल टू अर्बन माइग्रेशन। ऐसा इसलिए, एक तो सबसे ज्यादा हो रहा है हीट वेव के कारण प्रॉब्लम कहाँ? अर्बन एरियाज में, पर फिर भी रूरल एरियाज से लोग माइग्रेट करेंगे अर्बन एरियाज की तरफ, इसलिए बिकॉज रिसोर्सेज ज्यादा है अर्बन एरियाज की तरफ अवेलेबल। का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा अवेलेबल है कहाँ? अर्बन एरियाज की तरफ। तो गर्मी होगी रूरल एरिया से, फिर से आ जाएगा अर्बन एरियाज की तरफ। और हम इसलिए हमने शुरुआत में कहा कि हम एक साइकिल में ट्रैप होते चले जा रहे हैं, और उस साइकिल से निकलना आज के डेट में इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ऐसा इसलिए बिकॉज जिस एसी को हम इसी हीट वेव से टैकल करने के लिए आज के डेट में यूज कर रहे हैं, दैट एसी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, एंड ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉज ऑफ हीट वेव। अब देखो इस साइकिल में हम कैसे पढ़ रहे हैं। हमने एसी खरीदा हीट वेव से बचने के लिए, उस एसी से एमिशन हुआ, और उस एसी से होने वाले एमिशन के कारण, या आप देखते होंगे कि एसी गर्म हवा बाहर फेंकती है, उसके कारण बाहर का तापमान और ज्यादा बढ़ते चला गया। यानी हमने हीट वेव को और ज्यादा बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन किया, और बाद में इसी से टैकल करने के लिए आप क्या करोगे? और ज्यादा एसी खरीदोगे, और ज्यादा एसी खरीदते खरीदते चले जाओगे। का मतलब है कि जिस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हम इस एक मशीन को खरीद रहे हैं,
वही मशीन एक्चुअली में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो रहा है फर्दर उसको और ज़्यादा बढ़ाने में। का मतलब है ये प्रॉब्लम अब इस लेवल पे आ गया है कि हमारे पास में जो एक आइटम लग्जरी का प्रोडक्ट माना जाता था एक समय में, कि एसी किसी के घर में है तो एक लग्जरियस कोई प्रोडक्ट है उसके यहाँ, आज वो नॉर्मल हो गया है, यानी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए भी मजबूरन उसको परचेज करना पड़ रहा है। अब ये एक साइकिल है जिसमें हम पड़ चुके हैं। नतीजा अब ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग फैक्टर बन गया है। अब देखो कि इसका कॉस्ट क्या है, इकोनॉमिकल कॉस्ट क्या है हीट वेव का। तो इंडिया में एक स्टडी के मुताबिक ये कहा जाता है कि लगभग एस्टिमेशन है, अनुमान है कि 30 बिलियन डॉलर का एनुअली, 30 बिलियन डॉलर का एनुअली हीट रिलेटेड इंपैक्ट के कारण हमको लॉस देखने को मिलता है, जिसका प्रोजेक्शन ये कहता है, इट इज प्रोजेक्टेड दैट इट विल डबल बाय 2050 विदाउट इंटरवेंशन। अगर हमने इसमें किसी भी तरीके का कोई रोकथाम का उपाय नहीं किया तो इसका लॉस बढ़ के डबल हो सकता है 60 बिलियन डॉलर, विच इज ह्यूज फॉर डेवलपिंग नेशन सच एज इंडिया। वीट का प्रोडक्शन, गेहूं का जो प्रोडक्शन है, ये ड्रॉप हुआ है लगभग 4 मिलियन टन से इन 2022 ड्यू टू अर्ली हीट वेव्स। क्यों? गेहूं के पैदावार में अगर लास्ट के समय से बहुत पहले अगर तापमान बढ़ जाए तो गेहूं का पैदावार बहुत तेजी से डिक्लाइन करता है। एंड नतीजा है कि 2022 में 4 मिलियन टन का नुकसान हुआ। इंडिया कुड लूज 34 मिलियन जॉब्स बाय 2030। इतना जॉब लूज करेगा खाली इंडिया हीट वेव के कारण, जहां ऑलरेडी जॉब एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां हीट वेव जैसे हम कारणों से और ज्यादा हीट वेव के कारण हम एक्चुअली में जॉब को लूज करेंगे, लॉस करेंगे। एंड दैट इज अ ह्यूज चैलेंजिंग टास्क फॉर इंडिया। अब देखो कि बाद में अब हम क्या कर सकते हैं इसके एडेप्टेशन के लिए, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। सो हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाएं, बट हमने क्या कहा कि एक्चुअली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एक साइकिल में ट्रैप होते चले जा रहे हैं, एक कंटिन्यूअस साइकिल में ट्रैप होते चले जा रहे हैं। का मतलब है पहले हमको वो प्रोसेस अपनाना होगा जिसके कारण एक्चुअली में हीट वेव रिड्यूस किया जा सके। सो अर्ली वार्निंग सिस्टम कौन करेगा? आईएमडी, जिससे पहले ही हमको पता चल सके और हम ऐसे मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज फॉलो करें जिससे हीट वेव से होने वाले लॉसेस को हम कम कर सके। अर्बन कूलिंग, पेड़ वगैरह लगाओ, जितना ज्यादा हो सके अफोरेस्टेशन करें, और भी प्लानिंग करें, वाटर बॉडीज वगैरह को हम रिवाइव करें। उसके बाद कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस, आपस में हमको किसी न किसी तरीके से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा जिससे हम हीट रिलेटेड डेथ को 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। बाय 90% वी कैन रिड्यूस इट। एग्रीकल्चरल अडेप्टेशन, इसका बेस्ट एग्जांपल एक्चुअली में कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस में से अहमदाबाद का एग्जांपल बहुत अच्छा आता है। हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऑब्वियसली जब हीट बढ़ता चला जा रहा है तो ऐसे क्रॉप्स की वैरायटी को हमको इजाद करना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा जो ज्यादा हीट में भी सरवाइव कर सके। एडजस्टेड शोइंग कैलेंडर्स, एडजस्टेड शोइंग कैलेंडर से मतलब यह है कि पहले जहां हम शोइंग का सीजन रखते थे उससे हो सकता है आगे या पीछे हमको करना पड़ जाए अकॉर्डिंगली। जैसे पहले जो गेहूं की खेती थी वो एक्चुअली में मार्च के महीने तक में आ जाती थी, हाफ मार्च तक उसका कल्टीवेशन होता था, लेकिन आज के डेट में हाफ मार्च तक आते आते टेम्परेचर इतना ज्यादा हो रहा है कि वो गेहूं सही से पैदावार नहीं कर पा रहा। नतीजा क्या है? हमें और पीछे ले जाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली हमको कैलेंडर शिफ्ट करना पड़ेगा आगे या पीछे। एंड माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉरवर्ड, माइक्रो इरिगेशन मतलब ड्रिप इरिगेशन वगैरह जिसमें कम से कम पानी का हम यूज कर सके। इस सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है अफोरेस्टेशन। उसके अलावा द पाथ फॉरवर्ड पॉलिसी एंड कम्युनिटी रेजिलियंस, नेशनल हीट वेव प्लान हमको लाना पड़ेगा सो दैट कि नेशनल लेवल पे हम मिटिगेशन कर सकें, बिकॉज इंडिया का ज्यादातर पार्ट आज के डेट में इस समस्या से जूझ रहा है। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म, जहां भी अर्बन एरियाज हम डेवलप कर रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि प्लांट्स को लगाना मैंडेटरी कर दिया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम मैंडेटरी कर दिया जाए, या कम से कम हम अगर अफोरेस्टेशन नहीं करें तो डिफोरेस्टेशन करने की जरूरत ना पड़े। अगर कहीं जरूरत पड़ भी रही है तो उसके एवज में प्लांट्स को न केवल लगाए बल्कि उनका देखभाल करके उनका ग्रोथ इंश्योर कर पाए, सो दैट कि प्लांट्स न केवल कागजों पे लगे बल्कि सामने हकीकत में दिखाई दे। क्योंकि अर्बन एरियाज में कूलिंग का सबसे बड़ा काम करते हैं प्लांट्स, और आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने
डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा किया है अर्बन एरियाज में और उसके जगह पे कंक्रीट के जंगल लगा दिए। नतीजा अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट और हीट वेव्स और ज़्यादा प्रिवेलेंट हो गए। वर्कर्स प्रोटेक्शन, अब इस वर्कर प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई लेजिस्लेशन ला करके मैंडेटरी करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल के समय में पार्लियामेंट में एक डिस्कशन चला था और ऑनरेबल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने गिग वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस का डिमांड किया था कि उनके लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस का कोई ना कोई प्रोविजन करना चाहिए कि कंपनीज उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करे। तो इस तरीके के मेजर्स हमको लेने चाहिए सो दैट इससे होने वाले जो डेथ है उसको हम रिड्यूस कर सकें। इस सब के अलावा कुछ एक्शन प्लान है जिसको हमको इम्पोज करना पड़ेगा। रिन्यूएबल एनर्जी को हमको एक्चुअली में प्रोमोट करना पड़ेगा। नतीजा इस सब के कारण हमारा जो होने वाला लॉस है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। एनुअल लॉस जो है एक आंकड़े के मुताबिक $30 बिलियन के आसपास में लगभग हीट रिलेटेड इंपैक्ट के कारण इंडिया को देखने को मिल रहा है। ऐसा माना जाता है कि हीट वेव इवेंट ट्रिपल्ड हो चुका है, यानी 3 गुना हो चुका है लगभग 1990 के टाइम पीरियड के बाद से अब तक ही। एंड दैट इटसेल्फ इज सफिशिएंट कि कितना ज्यादा तेजी से ये हीट वेव का इंपैक्ट बढ़ता चला जा रहा है आफ्टर 1990, जो कि 3 गुना लगभग हो चुका है। 90% प्रिवेंटेबल है। हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अगर हमने इन सारे प्लान को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया तो ये 90% तक प्रिवेंटेबल है। हम इसको कम कर सकते हैं बाय डिफरेंट मेजर्स। हकीकत बस ये है कि हमारे अंदर में जो सीरियसनेस होना चाहिए वो एक्चुअली में नहीं है। जरूरत यह है कि हमको उसके प्रति सीरियस होना पड़ेगा। अगर नहीं हुए तो उसका इंपैक्ट देखना ही पड़ेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक 20 to 23 बिलियन डॉलर का, वहां $30 बिलियन का हमने आंकड़ा दिखाया था। एंड यहाँ के ऐसे बहुत सारे आंकड़े आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि एक्चुअली में हीट वेव से होने वाला जो नुकसान है वो आज के डेट में काफी बड़ा है। जरूरत है कि इसको कम किया जा सके, बिकॉज अगर हमने नहीं किया तो सबसे बड़ा अगर कोई सफरिंग झेल रहा है आज के डेट तो वो है गरीब। और हम इस ऐसे साइकिल में पड़ गए हैं कि जहां हर साल अनरिकॉर्डेड डेथ लगभग लाखों में हो रहे हैं। ये अलग बात है कि ऑफिशियल आंकड़ा कुछ और। तो जरूरत है इसके प्रति जागने की, जरूरत है गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेने की, जरूरत है पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंश्योर करने की, और इस सब के बाद भी हम इसको टैकल कर सकते हैं। So this is all about heat wave. Thank you.